चलो जी, कैसे हैं आप सब। हालांकि संडे हमारी क्लास होगी, ठीक है। संडे मॉर्निंग सेशन में क्लास है, दिवाली तो शाम की है ना यार। हाँ, तो सुबह क्लास है, मस्त आराम से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हाँ जी, मिठाई उठाई लिया ना मेरे लिए बस। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हाँ जी। जी, धन्यवाद। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको? RPA। बोलो बच्चों। एक तो तुम बोलते नहीं हो भाई साहब। तो एक सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर सेक्शन 188, 188। समझ में आया? हाँ जी। तो 188 बेसिकली क्या बोलता है और ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद हम न्यू कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, जरा सुनो बच्चों ध्यान से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटेड पार्टी। हम क्या पढ़ने वाले बेटा? सबसे पहले मीनिंग समझेंगे रिलेटेड पार्टी का। किसका बेटा? रिलेटेड पार्टी का मतलब समझेंगे सबसे पहले। ठीक। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेटिव की डेफिनेशन। किसके डेफिनेशन? हालांकि इफ यू रिमेम्बर, मैं ऑलरेडी आपको रिलेटिव के मैं बता चुका हूँ सेक्शन 184 जब मैंने आपको पढ़ाया था। 184 इज इंटरेस्टेड डायरेक्टर का सेक्शन था। और वहां पे मैंने आपको रिलेटेड पार्टीज का मतलब भी बता, सॉरी, रिलेटिव का मतलब बताया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, चांद तारे से आ गए हैं बीच में। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, वो है ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानेंगे भैया? है जी, समझ रहे हो? और इस ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट? सभी अपने पढ़ा ना। लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर, बट क्या विद इन लिमिट। लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर रेजोल्यूशन ऑप्टेन करो। अच्छा, क्या यहाँ थोड़ा मोड़ा रूल ऑडिट कमेटी का भी है? या तो सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों? रिलेटेड पार्टी का मतलब। दूसरा, विल अंडरस्टैंड वर्ड रिलेटिव का मतलब। तीसरा, विल अंडरस्टैंड वर्ड सर वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं। अच्छा जी, और उसके बाद एक बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अप्रूवल। क्या पढ़ेंगे जी? अप्रूवल की बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, या फिर कोई और रेजोल्यूशन पास होगा। वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनो, एक बेसिक मोड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मोड ऑफ सिचुएशन आपको समझाया तो कॉन्सेप्चुअली क्या रहेगा। सर यहाँ पर कौन है जी? एक कंपनी है। क्या है बेटे? कंपनी है, शाबाश शाबाश। ये कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन कर रही है बेटा। क्या कर रही है बेटा? सर्टेन ट्रांजैक्शन जो स्पेसिफाइड है। कहाँ? अंडर 188। कहाँ स्पेसिफाइड है बच्चे? अंडर सेक्शन 188, 188 में। सर किसके साथ? रिलेटेड पार्टी, यानी कि वो जो जिस पार्टी के साथ आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्या है आपकी? रिलेटेड पार्टी है, मतलब आपसे ही कुछ इन्फ्लुएंस है उसको। ठीक है, आपके डायरेक्टर के रिश्तेदार है या कुछ समथिंग, आओ पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सर कह रहे हैं जब आप ये सिचुएशन करते हो तो इसी को बोलते हैं हम क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को एम ही नहीं कर सकते हो जी। आपको प्रोविजन फुलफिल करने पड़ेंगे जी। क्या करने पड़ेंगे? प्रोविजन फुलफिल करने पड़ेंगे। कौन से सेक्शन की बेटा? सेक्शन 188 में कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, अलोंग विद रूल्स आल्सो, राइट? रूल में पढ़ेंगे इसमें हम। तो सर सेक्शन 188 में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, उन प्रोविजंस को फुलफिल करके ही आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ यू नॉट फुलफिल द सेक्शन 188, देन इज अ कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन होगा तो फिर आपको इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर पेनल्टी लगेगी सर। अच्छा, एक बात बताओ यार, क्यों क्यों कह रहे हैं कंडीशन फुलफिल करने को? भाई क्या जरूरत है हमें? एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे? स्पेशल परमिशन क्यों मिल रही है?
क्यों हमें अप्रूवल लेके काम करना पड़ रहा है? हम अपने मन से क्यों नहीं कर सकते? वाई? तो रिलेटिव है तो अच्छी बात है ना, रिश्तेदार के पैसा रिश्तेदार के पास ही जा रहा है। यस। पैसा किसका लगता है? मेंबर का। हाँ। अब आप पब्लिक के पैसे को यूज कर रहे हो, अपने रिलेटिव को बेनिफिट पहुंचा दो भैया, अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू बेनिफिट्स ले लो। तो जब अनड्यू बेनिफिट्स ले लोगे तो उससे तो कंपनी का ओवरऑल नुकसान है ना। तो हम चाह रहे हैं ट्रांजेक्शन करने को मना नहीं कर रहे हैं, करो, विद इन लिमिट करो, और एक रीजनेबल प्राइस में करो, जिसको आर्म लेंथ प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ प्राइस में करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप आर्म लेंथ प्राइस से ज्यादा करोगे तो हम पैसे रोक देंगे आपको, क्योंकि अप्रूवल की बात है यहाँ पे। नहीं समझ में आया सर? लिखो फिर से। लिखना क्या है वैसे? ये ऊपर वाला तो क्या ही लिखोगे, ये लिख लो। लंच वंच तो लाए होगे आप लोग? लंच नहीं लाए हो? चलो आज मेरी तरफ से पार्टी, मेरी तरफ से एक दो बाल्टी फ्री। ठीक है। हाँ। एक तो ये पवित्र नालायक नहीं आया। हो गया? आप समझते हैं सर किसके बारे में? बता दो उसको। ओके। क्या लिखा हुआ है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या लिखा बच्चे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब जरा देखो, जो चीज हमने पढ़ा था वैसे भी कहते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मींस एक कॉन्ट्रैक्ट और एक अरेंजमेंट किसके बीच में? कंपनी और उसके रिलेटेड पार्टीज के बीच में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन कवर अंडर सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो कहाँ कवर है? सेक्शन 188 में जो ट्रांजैक्शन कवर है उसकी बात हो रही है सर। एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट हैज अ डिफरेंट connotations राइट अंडर द एक्ट। वाइल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है भैया एक रिटन और फॉर्मल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। अरेंजमेंट का मतलब हो सकता है भैया विद और विदाउट क्या हो, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हो। कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा वैसे भी क्या रहेगा जी? हालांकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो बोलता भैया फॉर ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चल सकते हैं, बट आज के डेट में ओरल कॉन्ट्रैक्ट करता होगा कोई? रेयरली। ऐसा नहीं, होते नहीं होंगे, होते होंगे बट बहुत रेयरली, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आज बहुत ज्यादा है। नो पीपल ट्रस्टिंग ईच अदर। Under the Companies Act 2013, the scope and coverage of the related party transactions have been defined more complex and intuitive. Besides, strict procedural compliances have been fostered. मतलब यहाँ पर जनरली क्या है बेटा? स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। सबसे पहले क्या लिखा है जी? ओए होए, रिलेटेड पार्टी कौन सा सेक्शन है इसका? सेक्शन 2 क्लॉज 76। बोलो। सेक्शन 2 क्लॉज 76, रिलेटेड पार्टी इन रेफरेंस ऑफ कंपनी। अच्छा, ये जो डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में? ओके, नाउ देखो जरा ध्यान से। कहते हैं सर सेक्शन 2 क्लॉज 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू कंपनी मींस मतलब मींस की डेफिनेशन सर। इसमें यही चीज आएंगी और इसके अलावा कुछ भी कवर नहीं होगा, समझे? सबसे पहला कंपनी का डायरेक्टर और उसके रिश्तेदार हमारे क्या है? रिलेटेड पार्टी है। कंपनी का डायरेक्टर और उसके रिलेटिव्स हमारे क्या है बेटा? ओए होए सर, ये रिलेटिव का मतलब, इधर देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर मैंने आपको बताया था ना, सेक्शन 2 क्लॉज 77 सिर्फ हस्बैंड और वाइफ को क्या मानता है? रिश्तेदार। और कोई रिश्तेदार है ही नहीं सर। हम तो सोचते थे हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, बट कंपनी एक्ट ने क्या बोला? आपके रिश्तेदार सिर्फ कौन है? आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, या फिर आप मेंबर हो किसके? हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली के। सेक्शन में तो यही कवरेज था, देखो।
Relative with the reference to any person means anyone who is related to another if they are member of HUF या फिर दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। बस यही कवरेज था बेटा हमारा किसका, सेक्शन का। यानी कि सेक्शन ने तो हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया भैया, या तो अगर आप मेंबर ऑफ HUF हो फिर तो सारे रिलेटिव हो, बोलो बेटे, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो तो रिलेटिव हो, अदरवाइज बेटा कोई रिलेटिव यहाँ पर नहीं है। फिर रूल है, उसने कहा ऐसे कैसे, कौन सा रूल आया, रूल, इसने कहा हम आपके रिश्तेदारों की डेफिनेशन पढ़ाएंगे। उसने कहा अ पर्सन शैल डीम टू बी रिलेटिव ऑफ अनदर इफ ही और शी इज रिलेटेड टू अनदर इन अ फॉलोइंग मैनर, जैसे फादर इंक्लूड स्टेप फादर, समझे, मदर इंक्लूड स्टेप मदर, बोलो बेटे, सन इंक्लूड स्टेप सन, सन्स की वाइफ डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर स्टेप ब्रदर, सिस्टर स्टेप सिस्टर। सर याद है मैंने ऐसे कुछ चार्ट बताया था, जैसे फादर स्टेप फादर, मदर स्टेप मदर, बताया ना, ब्रदर स्टेप ब्रदर, सिस्टर स्टेप सिस्टर, ये था ना। फिर सन नीचे आएगा, डॉटर, सन्स वाइफ और सन्स स्टेप सन, सॉरी सन्स वाइफ और डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर वाइफ बोलने वाला, स्टेप सन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो स्टेप सन भी आ गया और स्टेप डॉटर भी आ गई, समझ में आया। अच्छा चाचा ताऊ मामा मामी, नो सर ये सिर्फ रिश्ते, कंपनी से इनको रिश्तेदार नहीं मानता सर, हम भी नहीं मानते सर, समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा रिश्तेदार समझ में आ गया, तो यानी कि डायरेक्टर, डायरेक्टर की वाइफ, डायरेक्टर के बच्चे, बोलो, डायरेक्टर की मदर, डायरेक्टर के फादर, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर। अच्छा सिस्टर का हस्बैंड कहाँ लिखा है, हाँ ब्रदर की वाइफ, वो रिश्तेदार नहीं है सर, कंपनी जब कहता भैया तुम रिश्तेदार नहीं हो, हाँ ब्रदर जरूर रिश्तेदार है बट ब्रदर की वाइफ जो है वो क्या नहीं है, बट स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर वो है सर, सुनना है, बोलो, नहीं आप तो कुछ समझ ना था लायक। तो पहला रिलेटेड पार्टी कौन हो गया, डायरेक्टर और उसके रिश्तेदार सर, रिलेटिव्स। अगला के एम पी की मैनेजरियल पर्सन, अभी हमने पढ़ा नहीं है के एम पी में कौन होगा था बट बता देता हूँ। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर इज ए के एम पी, होल टाइम डायरेक्टर, बोलो बे चंपक लाल, सीईओ, सीएफओ, और तुम लोग फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, हाँ जी, ये केएमपीज है और इनके, ओहो इसका मतलब सीएस इज आल्सो रिश्तेदार, सॉरी रिलेटेड पर्सन टू द कंपनी, जो केएमपी के डेफिनेशन में आता है, क्या सीए है इसमें, नहीं है सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एलएलबी एक्सेट्रा, कोई भी बेटा यहाँ पर नहीं है, मैंने कहा था ना कोई नहीं है। हम्म, समझ में आया, बोलो। तरीके से पहला रिलेटेड पार्टी कौन हो गया, डायरेक्टर और उसके रिलेटिव्स, दूसरा कौन हो गया केएमपी और उसके रिलेटिव्स, बोलो बच्चों। अच्छा कह रहा है जी एक फर्म जहां हमारा डायरेक्टर, हमारा मैनेजर और उसके रिश्तेदार क्या है, पार्टनर है, वो फर्म भी क्या हो जाएगी साथ में। देखो यार यहाँ मतलब थोड़ा ध्यान रखना भाई साहब, ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जैसे पहला दूसरा तो कराने की जरूरत नहीं, तीसरा कराएगा तो ये क्या होगा, ब्लैक शेड्स कैसा है इसमें, तो भी दिख रही है। चलो फिर भगवान जो भी करे अच्छे के लिए करते हैं, अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं, ये क्या है जी, कंपनी है, कौन है जी, कंपनी है, कंपनी में कौन है जी, डायरेक्टर है, और कौन है जी, मैनेजर है, और कौन है जी, केएमपी, केएमपी है, कहाँ है नालायक, डायरेक्टर मैनेजर तो है, और इन दोनों के हिज रिलेटिव। अब तुम्हें मत बोला सर हर भी लिखो यहाँ पे, फेमिनिस्ट, ये टूटेगा किस दिन, है ना। और यहाँ पर एक क्या है, दूर से एक फर्म दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, एक फर्म, और ये जो नालायक लोग हैं, ये इस फर्म में क्या है, पार्टनर है साहब, क्या है बेटा, अच्छा, तो जो फर्म हो गई ना, ये फर्म हमारे लिए क्या हो गई,
रिलेटेड पार्टी दे दो सर। सुन में आया? तो यानी कि सर कंपनी के कौन डायरेक्टर और मैनेजर और उनके रिश्तेदार, रिलेटिव, वो किसी फर्म में क्या है, तो वो फर्म हमारे लिए क्या हो गई? तो सर ये फर्म क्या है, मतलब समझ में नहीं आया। एक बार बताओ, मान लो कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करना था, मान लो सीए फर्म है। कौन सी फर्म है? या सीएस ऑडिट करवाना था, सीएस भी तो ऑडिट करता है जी। बिल्कुल सीएस फर्म है। या फिर कोई सीएमए की फर्म है। बोलो बेटे, क्या कॉस्ट ऑडिट भी तो होती है कुछ कंपनीज में? बिल्कुल होते सर। या फिर कोई भी फर्म है, अदर फर्म, जो लीगल कंसल्टेंसी वगैरह आप ले रहे हो जिससे, या फिर कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली फर्म है, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ जी। तो अगर इन फर्म के साथ और इन फर्म में कोई भी पर्सन पार्टनर है भैया, तुम्हारा काम तो हो रहा है इनके साथ। बोलो। और अगर ये रिलेटेड पार्टी है तो फिर उस तरह से डील किया जाएगा इनको। समझ मारी बात? लिख लो उसको। ये नहीं लिखना है, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? मैं बोलूँ हो गया तो यस सर बोल देना। खांसी का एक रामबाण इलाज है। दिवाली तुम खांसी ठीक कराने जाते हो? सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, एक्चुअली डायरेक्शन आया है पंजाब गवर्नमेंट की, जो स्टबल बर्निंग हो रही है, पराली जलना, उसको मना करा है, वरना दिल्ली वाले मर जाएंगे। अभी पता है AIQ इंडेक्स कैसा कैसा दिख रहा है हमें? 999। क्या इंडेक्स है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, कमाल की बात है, इससे ऊपर वो मीटर जाते ही नहीं। इससे ऊपर ज्यादा पता नहीं कितना होता है, मतलब कितना मर्जी हो, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तो दिल्ली का भी कितना है? 999। मतलब सही बताऊं, अगर कोई जो ओल्ड एज पर्सन है, छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ऐसी क्वालिटी इंडेक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? सरवाइव कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपके लंग्स, आपके ऑर्गन्स स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे? वीक होंगे सर। पहले लोग 100 साल जीते थे, फिर धीरे धीरे आए 90 में, फिर आए कितने 80 में, फिर कितना आ गए? आज कितने जीते हैं लोग? ऑन एन एवरेज 70। और धीरे धीरे कितना होगा? फिर कितना होगा? 50। फिर कितना होगा? सॉरी, 400 गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन्स का खेल है ना सारा, ना तो हमें प्योर फूड मिल रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने वैसी वाट लगा दी है। दुनिया भर का केमिकल्स खा रहे हैं, एक तो वैसे ही हमारी हेल्थ खराब हो रही है, ऊपर से दिल्ली के पोल्यूशन ने बोला मैं कहाँ पीछे हटूंगा। लोग अभी तो दिवाली पे पटाखे फूटेंगे, स्टबक बर्निंग होगी, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम भी दुनिया भर का चल रहा है, तो इंतजाम है जल्दी मरने का, ठीक है, टेंशन ना लो। सारे दुख दर्द से तुम्हें छुटकारा मिलेगा बहुत जल्द। अच्छा, मैंने सुना, चलो बाद में डिस्कस करेंगे इसको। मैंने बताया 3 पॉइंट समझ में आ गए। अब कह रहा जी, एक प्राइवेट कंपनी क्या कह रहा है बेटा, इन विच अ डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव्स इज अ मेंबर और डायरेक्टर, मतलब ये भी बड़ा सिंपल सा है, देखो। चौथा पॉइंट देख रहे हो भैया तुम लोग? एक कंपनी है, क्या है बच्चे? कंपनी है सर। इस कंपनी के कौन डायरेक्टर या फिर मैनेजर और इनके रिलेटिव्स, बोलो बच्चों,
किसी प्राइवेट कंपनी में, मैं डर गया यार। ठीक है, ये जो नालायक लोग हैं, ये इस प्राइवेट कंपनी में क्या है, मेंबर हैं या फिर डायरेक्टर हैं सर। तो ये प्राइवेट कंपनी हमारे लिए क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी। कर रहा हूँ एक मिनट। ठीक है, समझ आया जी। तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन इस प्राइवेट कंपनी से करेंगे तो उस पे कौन से रूल अप्लाई हो जाएंगे बेटा, है? अबे 188 के रूल अप्लाई हो जाना, कर दो, लिखो फिर। अरे रुक जाओ बेटा। अच्छा, हो गया जी। एक और के दे, करे तो जल्दी कैसे हो जाएगा, जल्दी करो यार, समय बहुत लेता तुम लोग। हो गया। तो ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। हाँ जी, अब देखो जरा ध्यान से। तो फिर क्या था सर, एक पब्लिक कंपनी जहां पे हमारे डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर, यानी कि एक पब्लिक कंपनी जिसमें हमारे डायरेक्टर्स और हमारी कंपनी के मैनेजर क्या है बच्चे, डायरेक्टर, एंड होल्ड करते हैं अलोंग विद हिज रिलेटिव, रिश्तेदार के साथ होल्ड कर रहे हैं मोर देन कितना बेटा, 2% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। समझ में आया? यानी कि इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे ध्यान से। सर, देर इज ए कंपनी। अच्छा, अब बात किसकी हो रही है बेटा, किसी पब्लिक कंपनी की। किसकी बात हो रही है बच्चे, किसी, बोलो। हाँ जी, ये जो कंपनी है, इसका कौन डायरेक्टर या, अच्छा अब रिश्तेदार नहीं लिखा हुआ है, रिलेटिव लिखा है क्या, नहीं लिखा है सर। तो ये जनरली इस कंपनी में, इस पब्लिक कंपनी में क्या है बेटा, डायरेक्टर है, एंड ध्यान सुनना, एंड होल्ड करा हुआ है, होल्ड करा हुआ है अलोंग विद हिज रिलेटिव। यहाँ पे रिलेटिव आ गया, अलोंग विद हिज रिलेटिव, कितना, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब आपने इस कंपनी की, इस पब्लिक कंपनी की कितनी पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करी हुई है। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब यहाँ पर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों की बात कर रहे हैं। तो सर, इस सिचुएशन में इस पब्लिक कंपनी को हम इस कंपनी का क्या मान लेंगे, रिलेटेड पार्टी कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, सिर्फ डायरेक्टर है तो, अगर हमारी कंपनी का डायरेक्टर किसी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, ओनली डायरेक्टर है, तो क्या रिलेटेड कंपनी होगी वो, क्यों, क्योंकि बीच में एंड लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा आपको। तो एक तो डायरेक्टर हो, प्लस आपने 2% या उससे ज्यादा की होल्डिंग कर रखी है, तो भी आप उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या मानेंगे बेटा, रिलेटेड पार्टी। समझ में आया? लिख लो। का सर कब रखेंगे क्लास, कितना लंबा, 10 बजे तक। और विजय सर की, या एक काम करेंगे, संडे उनके रखवा दूंगा।
विल कंटिन्यू फ्रॉम फ्राइडे। ये जून तो खत्म हो गया होगा। कितना रह रहा है? ऑलमोस्ट रह रहा है। कितने चैप्टर रह रहे हैं उसमें? तुम लोग ऐसे डराओ मत मेरे। हो गया? तो बता दे क्यों ना नालायक हो। देखो, तो कह रहा है सर, एनी बॉडी कॉर्पोरेट whose board of directors, प्लीज इधर देखो ध्यान से। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इधर देखो। एनी बॉडी कॉर्पोरेट whose board of director, managing director, manager is accustomed to act in accordance with advice, direction, instruction of director or manager। यानी कि देखो क्या सिचुएशन। सर यहाँ पर एक कंपनी है अगेन। क्या है बेटे? कंपनी है, ध्यान से सुनेंगे, क्या सुनेंगे? और यहाँ पर कोई बॉडी कॉर्पोरेट। क्या है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है जी। इस बॉडी कॉर्पोरेट के कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। और कौन है? मैनेजर। और कौन है? तीन ही है ना? यानी कि इस बॉडी कॉर्पोरेट के कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर। हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर के एडवाइस। बोलो जी। एडवाइस। और क्या लिखा हुआ है? इंस्ट्रक्शन। और क्या लिखा हुआ है? एडवाइजर। दो ही चीजें हैं। डायरेक्शन में तो है। डायरेक्शन पे कस्टम टू एक्ट है। क्या है बेटा? यानी कि जो भी काम कर रहे हैं ये इनके एडवाइस के हिसाब से कर रहे हैं। इनके हिसाब से बेटा, इनके एडवाइस के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सर इस बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम क्या मान लेंगे? रिलेटेड पार्टी। समझ में आए? बोलो भाई। चलो कभी कौन सा पॉइंट है ये? बेटा, JIGL को ना कंटिन्यूसली रिवाइज कर, सॉरी JIGL करो, SBIL पार्ट वन जो मैंने करा दिया आपको, कंटिन्यूसली रिवीजन में रखना उसको, ठीक है? लेक्चर्स तो आपके पास हैं ही। हो गया।
चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो सर ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। अगला देखो, एनी पर्सन whose advice, direction, instruction a director or manager is accustomed to act। यानी कि जरा ऊपर वाली लाइन को पढ़ो, क्या कर रहा है? रिलेटेड पार्टी का मतलब कह रहा है एनी पर्सन on whose advice, direction or instruction a director or manager is accustomed to act। बोलो बेटे, यानी कि कोई भी पर्सन जिसके एडवाइस पे हमारे डायरेक्टर कंपनी के और हमारा मैनेजर क्या कर रहा है बेटा, काम कर रहा है, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिलेटेड पार्टी। क्या हो जाएगा बेटा? बट इसमें ना थोड़ा सा एक सिचुएशन है, सुनो ध्यान से। कि जो पॉइंट नंबर 6 है और पॉइंट नंबर 7 है, देखो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लॉज 6 और सब क्लॉज 7 shall apply to advice, direction, instruction given by प्रोफेशनल कैपेसिटी। मतलब अगर मैनेजर डायरेक्टर को कोई सीएस एडवाइस कर रहा होगा तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में, फिर ये कंपनी सेक्रेटरी को हम क्या नहीं मानेंगे बेटा? रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये वाला प्रोविजन इस केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। कहते हैं जी पॉइंट नंबर 8, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज, यानी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो क्या है बेटा? होल्डिंग है, सब्सिडरी है और एन एसोसिएट है ऑफ सच कंपनी। मतलब हमारी कंपनी के होल्डिंग है, सब्सिडरी है और एसोसिएट है, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होगा बेटा? रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। ये सब्सिडरी है होल्डिंग कंपनी की, तो विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। मतलब सब्सिडरी क्या कह रहा है? अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये वाला देखो, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज क्या है? सब्सिडरी है होल्डिंग कंपनी की। यानी कि देखो, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है बेटा? जो कि क्या है? सब्सिडरी कंपनी है किसी होल्डिंग कंपनी। बोलो भाई लल्लूस, प्लीज ध्यान रखो। अच्छा, होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो, यानी कि ये जो कंपनी है, ये हमारी कंपनी जिसका हम रिलेटेड पार्टी रिलेशन निकाल रहे हैं, ये होल्डिंग हमारी क्या है? सबसी कंपनी। तो जो ध्यान ध्यान सुना प्लीज। सर एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि सब्सिडरी है किसकी? होल्डिंग। और वो होल्डिंग हमारी कंपनी की क्या है? तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है क्या हो जाएगी? आरपी, मतलब रिलेटेड पार्टी। समझ नहीं आया सर? आया समझ? अगला, इन्वेस्टिंग कंपनी, यानी कि एक बॉडी कॉर्पोरेट इज एन इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब हमारी कंपनी की इन्वेस्टिंग कंपनी है या वेंचरर है, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा बेटा? रिलेटेड पार्टी। ये लिख लो इस एग्जाम्पल, ये इस वाला एग्जाम्पल है सेकंड पॉइंट। समझ में आया रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन? एक चिल्लड़ सी डेफिनेशन बेटा, आई होप सबको समझ में आ गई। सेक्शन 2 क्लॉज 76। पंजाब में भी किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में भी तो आम आदमी पार्टी। फिर में क्यों पॉलिटिकल बैटल चल रहा है? यहाँ दिल्ली वाले को मारे जा रहे हैं लोग। कॉपी किया? कब? अच्छा, यहाँ पे ना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखो। जैसे ऊपर आपने देखा इन्वेस्टिंग कंपनी के बारे में लिखा हुआ है ना, तो इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर ऑफ द कंपनी क्या है? मींस एक बॉडी कॉर्पोरेट हुज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी वुड रिजल्ट इन द कंपनी बिकमिंग एसोसिएट ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आपकी जो कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी है, राइट? देखो, एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में वुड रिजल्ट इन द कंपनी बिकमिंग अ एसोसिएट कंपनी, वो कंपनी हमारी क्या बन जाएगी बेटा? एसोसिएट। 20% स्टेक्स अगर ज्यादा हो गए
तो एसोसिएट का क्राइटेरिया हो जाता ना, वो बोल रहे हैं। ठीक है, एक तरह से एसोसिएट कंपनी इंक्लूड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऑफ जीएसआर दिस 2015 में प्राइवेट कंपनीज, सेक्शन 2 क्लॉज 7, क्लॉज कौन सा बेटा, 8 शेल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 180, यानी कि प्राइवेट कंपनी में बेटा क्लॉज 8 वाला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि लास्ट वाला क्लॉज बेटा प्राइवेट कंपनी में अप्लाई नहीं है, नॉट अप्लाई इन प्राइवेट कंपनी। समझ में आया, लिख लेना साइड में। और लास्ट में पॉइंट नंबर कौन सा बेटा, ये 9, सच अदर पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब। तो रूल 3 ने प्रेस्क्राइब क्या किया देखो, Rule 3 of company specification and definition detail of Rule 2014 for the purpose of the subclause 9 of 76 कहते हैं a director other than independent director or KMP of a holding company is or his relative with reference to company shall deem to be related party। मतलब क्या है इसका, एक डायरेक्टर, जो कौन सा डायरेक्टर छोड़ के बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के और केएमपी को छोड़ के होल्डिंग कंपनी का, और उसके सॉरी 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 और डायरेक्टर अदर देन कौन सा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और केएमपी ऑफ द होल्डिंग कंपनी और हिज रिलेटिव विद रेफरेंस टू कंपनी इज आल्सो डीम्ड टू बी, मतलब सिंपल सी बात है देखो, जैसे हमारी होल्डिंग कंपनी, लेट अस अज्यूम ये एक कंपनी है, क्या है बेटे, ये कंपनी है और इसकी होल्डिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, प्लीज ध्यान सुने। अब इस होल्डिंग कंपनी में जितने भी डायरेक्टर है, एक्सेप्ट किसको छोड़ दो, आईडी को, ठीक, और केएमपी और इनके रिलेटिव्स, क्योंकि ये होल्डिंग किसकी है, हमारी कंपनी की होल्डिंग है, तो इनको हम क्या मान लेंगे, डीम टू बी रिलेटेड पार्टी, क्या मान लेंगे, किसके लिए, इस कंपनी के लिए। तो ये रोल 3 में बेसिकली डिफाइन है, कहाँ डिफाइन है बेटा, समझ में आया, जहां पर एनी अदर पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 9 में, तो ये कहता भैया होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं आईडी को छोड़ देंगे, केएमपी और उसके रिश्तेदार भी हम क्या मान लेंगे बेटा, लिख लो, समझ में आ रहे हैं। फाइनली यहाँ पर हमारा रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या होगा बच्चे, समाप्त। डायरेक्टर चैप्टर समझ आ रहा है तुम्हारे, हाँ, हो गया। चलिए रिलेटिव्स का मतलब तो पढ़ा ही चुका हूँ आपको। ओके, अब ये नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, इसमें मुझे दो चीज आपको पढ़ाना है, एक तो पढ़ाना सेक्शन 188 जिसके साथ हम रूल पढ़ेंगे 15 ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, रूल 2015। ठीक है बेटा, तो ये दो प्रोविजंस हैं जो बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कहते हैं द स्कोप ऑफ डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैज बीन वाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। Section 188 of the Act provide that except with the consent of the Board of Director, given by resolution and meeting of board, and subject to the condition specified in Rule 15 of its particulars, no company shall enter into any contract arrangement with the related party transaction to। मतलब अगर आपने सेक्शन 188 और रूल 15 के अप्रूवल्स ले लिए तो आरपीटी कर सकते हो, बट अगर आपने इनका अप्रूवल्स नहीं लिए तो क्या आप आरपीटी कर सकते हो, नो, नो सर, नॉट अलाउड। अच्छा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हैं एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 188। तो सबसे पहले कह रहा है जी सेल, परचेज और
सप्लाई कोई भी गुड्स और मटेरियल की, मतलब किसी भी गुड्स और मटेरियल की आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं, या फिर परचेज कर रहे हैं, या फिर सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई इज अ वाइडर डेफिनेशन और नॉट, जीएसटी में भी बेटा सप्लाई ही है जो कि एक वाइडर डेफिनेशन है। सेल तो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, बट सप्लाई में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, पहला याद करना है ना लाइन। ठीक है, कुछ गिने चुने ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं। दूसरा, सेलिंग कर रहे हो, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, या फिर बाई कर रहे हो क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मतलब ये वो ट्रांजेक्शन है जो 188 में डिफाइन है। अगर इन ट्रांजेक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी, तो अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीज कर रहे हो कोई सी भी प्रॉपर्टीज को, अवेल कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो कोई भी सर्विस, एनी सर्विसेज, अपॉइंटमेंट कर रहे हो एन एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स मटेरियल सर्विस एंड प्रॉपर्टी। ये तीनों चीज आ गई इसमें, सर्विस भी आ गई, मटेरियल भी आ गया, गुड्स भी आ गया, प्रॉपर्टीज भी आ गई, पहले 3 पॉइंट। और इसको आप अपॉइंट कर रहे हो किसको बेटा, एजेंट्स को। अगला, सच रिलेटेड पार्टी अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ ऑफिस इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। मतलब आप किसी रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हो बेटा कंपनी के ऑफिस में, या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में, अभी पढ़ेंगे प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इन द कंपनी, या फिर सब्सिडरी कंपनी, या फिर एसोसिएट कंपनी में। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द। और एक होता है अंडर राइटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव देयर ऑफ द कंपनी। अंडर राइटिंग तो पढ़ा था ना मैं बचपन में। हाँ जी। तो अगर इस तरह के कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो रिलेटेड पार्टी के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। फटाफट से याद करें इसको। पहले क्या करें, सेल, परचेज और सप्लाई, किस चीज को, गुड्स एंड मटेरियल को, पहला पॉइंट। दूसरा, सेलिंग कर रहे हो, या अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ कर रहे हो, या बाई कर रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। ठीक है, फिर क्या था जी, क्या कर रहे हो, लीज कर रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, दिस इज आल्सो द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बोलो बेटे, या अवेल कर रहे हो, या रेंडर कर रहे हो, अवेल मतलब सर्विस लेना, रेंडर मतलब सर्विस देना, तो भी बेटा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बोलो बेटे, या अपॉइंटमेंट कर रहे हो किसी एजेंट को, किसको कर रहे हो बेटा अपॉइंटमेंट, किसी एजेंट को, फॉर परचेज और सेल गुड्स मटीरियल सर्विस और प्रॉपर्टी। ऊपर जो काम दे रखे हैं उसकी बात कर रहे हैं। या फिर किसी रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हो एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, कंपनी में, सब्सिडरी में, एसोसिएट कंपनी में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या बेटा हमारे पास, अंडर राइटिंग का कोई एग्रीमेंट्स कर रहे हो आप किसी सिक्योरिटीज वगैरह के लेके, तो दिस इज ऑल्सो द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। समझ में आया? कुछ कीवर्ड बना ले इसका, देखो जरा, कीवर्ड बन सकता है कुछ। तो क्या है कीवर्ड बनाना, याद कर लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, नाउ लिसन। हावेवर, क्या करा बेटा, सच अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर will not required for transaction entered by ordinary course of business or an arm length basis। मतलब ये क्या कह रहा है कि जनरली तो ऊपर जो ट्रांजेक्शन दिया ना, इसको करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। हाँ, ये कह रहा है भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर आप ये सारे काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, या आर्म लेंथ बेसिस पे कर रहे हो। देखो दो चीज, एक कंपनी है, क्या है बेटा, ये जो अब ट्रांजैक्शन दी है, ये जो अब क्या दी है बेटा, कितनी ट्रांजैक्शन है, 7। बोलो, कितनी ट्रांजैक्शन है, 7 ट्रांजैक्शन है। इन 7 ट्रांजैक्शन को, इन 7 ट्रांजैक्शन को या तो आप क्या कर रहे हो बेटा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, यानी कि तुम्हारा काम ही क्या है बेटा, इन ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना। तुम्हारा काम, तुम्हारी कंपनी का काम ही, जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ का काम क्या है, प्रॉपर्टीज को बेचना, प्रॉपर्टीज को खरीदना, ये तो काम है। तो ये तुम्हें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर इसको आप अप्रूवल लेने की जरूरत आपको नहीं है। या फिर इस ट्रांजेक्शन को आप कर रहे हो किसमें बेटा, आर्म लेंथ बेसिस पे। कैसे कर रहे हो, आर्म लेंथ बेसिस पे, तो कंपनी नो नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जरा बोर्ड मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, अब नॉर्मली ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। समझ में आया, नहीं आया? अरे क्या हो गया, नीचे जाएगा।
खराब तो नहीं हुए हैं? ये ज्यादा नीचे नहीं हो गया है? खैर लिखो इसको। फिर नीचे चला गया। लिखो लिखो लिखो। किधर रखना है मैंने? बाबा जी की उम्र हो गई। हो गया बच्चों? एक तो तुम लोग बोल देने हो भाई साहब। ला, 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 ला। ओके। चलो देखो देखो। In other words, approval of board of director will only required in related party transaction which are either not in ordinary course of business और वो किस में नहीं है बेटा? आर्म लेंथ बेसिस पे उन ट्रांजेक्शन को आप नहीं कर रहे हो तो अप्रूवल की जरूरत है। अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर आर्म लेंथ बेसिस पे कर रहे हो तो फिर क्या जरूरत नहीं है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है कुछ तुम्हारे? हाँ जी। तो पहली सिचुएशन क्या हो गया हमारे पास कि आप या तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो या आर्म लेंथ बेसिस पे कर रहे हो, फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट है, सिंपल। देखो, द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय वे ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। मतलब अभी ना मैं आपको एक चैप्टर में एक सेक्शन पढ़ाऊंगा 176, सॉरी 175 सर। ठीक है? तो जहां पर मैं आपको बताऊंगा सर्कुलेशन यानी कि एक रेजोल्यूशन पास होता है सर्कुलेशन के जरिए, तो वो इस केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि आपको इन पर्सनल बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। कैसे बुलानी पड़ेगी बेटा? इन पर्सनल बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। द लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर द रेजोल्यूशन कैन बी पास इन ड्यूली कन्वीन्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉट देयर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कैन बी एंटर इनटू। मतलब मीटिंग कॉल करोगे और ओरिजिनल मीटिंग में ही क्या करोगे बच्चे? इस ट्रांजेक्शंस को अप्रूव करोगे। समझ में आया? कितने ट्रांजेक्शन थे हमारे? 7, 7। पहला नाम बताओ। सेल, परचेज और सप्लाई गुड्स एंड मटेरियल को। दूसरा क्या था? सेलिंग, डिस्पोजिंग और परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। फिर लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। फिर अवेलिंग रेंडरिंग सर्विस एनी सर्विसेज। फिर अपॉइंट करो एक एजेंट को। हाँ, किस लिए? सेल, परचेज, लीज और सर्विस प्रोवाइड के लिए गुड्स एंड सर्विस को। ठीक है? और लास्ट था अंडरराइटिंग का केस है, उस केस में। अब देखो यहाँ पे ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब बता रहे हैं। इसका मतलब बता रखा है और दूसरा आर्म लेंथ बेसिस पे सिचुएशन बता रखे, तो इसको देखो एक बार। कह रहा जी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ब्लैक लॉ डिक्शनरी डिफाइन करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ नॉर्मल रूटीन इन मैनेजिंग द ट्रेड एंड बिजनेस। मतलब जो नॉर्मल बेसिस पे आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ, मेरा काम ही क्या है बेटा? इन ट्रांजेक्शन का, तो उसको क्या बोलेंगे हम? In common parlance, ordinary course of business would include the transactions which are entered into normal course of business pursuant to the for promoting and furtherance of the company's business objective as per the charter document। मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, बिजनेस कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज में है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, बाकी पढ़ लेना इसको। आर्म लेंथ बेसिस क्या है बेटा? एक रीजनेबल प्राइस के बेसिस में करो। देखो, explanation of this particular subsection define arm length transaction means a transaction between two related party that is conducted if they were unrelated so that there is no conflict of interest। मतलब आप अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो जैसे आप उसको जानते नहीं हो। मतलब उसको बेनिफिट नहीं दे रहे हो। भाई मार्केट रेट 100 रुपए था, आप उसको 100 रुपए ही दे रहे हो, ज्यादा नहीं दे रहे हो, तो फिर तो आप उसको ट्रीट ही क्या कर रहे हो? अनरिलेटेड, कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो उसको, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का सवाल होगा यहाँ पे? नहीं होगा। सो दैट मीन दिस इज आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। बाकी रीड कर लेना केस वगैरह जो भी है। ठीक है?
क्या लिखा हुआ है? हु डिटरमाइन दैट द ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इज इट द बोर्ड और ऑडिट कमिटी? कौन डिसाइड करेगा? हु विल गोइंग टू डिसाइड कि ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रही है बेटा? रिलेटेड पार्टी के साथ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो कौन डिफाइन करेगा? सो देखो, कंपनीज एक्ट 2000 डज नॉट क्लियरली ले डाउन द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर ट्रांजैक्शन इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और मतलब कंपनीज एक्ट में बेसिकली क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी शुड रेफर इन द सर्टेन वेदर एक्टिविटी कवर इन ऑब्जेक्ट क्लॉज और there is not a conclusive test but will be assessed that determine whether transaction is ordinary course of business or not. The audit committee may decide whether particular transaction is ordinary course of business or not will decide on the basis of the policy transaction on related party if any. Company's policy of transaction with the related party should be specified in parameter of the guide audit committee. बहुत सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है कि जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो रिलेटेड पार्टी से वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं है। आप मेमोरेंडम चेक कर लो, मेमोरेंडम के क्लॉजेस में ऑब्जेक्ट क्लॉज में देखो क्या वो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है? लिखा है तो ऑर्डिनरी कोर्स मान लेना, या तो जो ऑडिट कमेटी ने पॉलिसी बना के रिलेटेड पार्टी को लेके उसमें देख लो जाके। तो दैट इज द बेसिक सिचुएशन। समझ में आया? पढ़ लेना इसको, रेड कर लेना। पढ़ रहा हूं पर एजेंट को अपॉइंट करो किसके? ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, ऑफिस और प्लेस ऑफ ऑफिस मींस एनी ऑफिस और प्लेस वेयर सच ऑफिस और प्लेस इज हेल्ड बाय, मतलब कंपनी का कोई ऑफिस या प्लेस वेयर सच ऑफिस और प्लेस, ठीक है, किसने हेल्ड किया हुआ है? डायरेक्टर। इफ द डायरेक्टर होल्डिंग इट्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रेमुनरेशन ओवर एंड अबव द रेमुनरेशन टू व्हिच ही इज एंटाइटल्ड टू डायरेक्टर बाय वे ऑफ सैलरी फीस कमीशन परक्विजिट्स रेंट फ्री अकोमोडेशन अदरवाइज, मतलब आप डायरेक्टर हो, कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड कर रहे हो, ठीक है, आप जितना डिजर्व करते हो उससे ज्यादा पेमेंट मिल रही है आपको, तो उसको हम क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ प्रॉफिट्स या ऑफिस या प्लेस ऑफ ऑफिस, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर, डायरेक्टर के अलावा बाय एनी फर्म प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, इफ एन इंडिविजुअल फर्म प्राइवेट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग इट रिसीव फ्रॉम द कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन सैलरी, मतलब इनको क्या मिल रही है कंपनी से? सैलरी मिल रही है, तो इसको हम मानेंगे ऑफिस और प्लेस ऑफ ऑफिस। सिंपल है। In transaction with respect to remuneration to director, it will be considered to be arm length basis if director get remuneration in accordance with the section 197। अगर आप 197 के हिसाब से सैलरी रिसीव कर रहे हो तो क्या है बेटा? आर्म लेंथ बेसिस पेमेंट। अगर उससे ज्यादा कर रहे हो तो फिर वो रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगा, तो उसको हम मानेंगे प्लेस ऑफ ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, केस लॉ है, प्लीज रीड कर लीजिएगा इसको। चलिए तो थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है।